नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह सीपीसी के अपने लेक्चर्स के सीरीज में एक नए टॉपिक रिवीजन के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। रिवीजन सेक्शन 115 सीपीसी में बताई गई है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर रिवीजन की मीनिंग क्या है, सेक्शन 115 कहती क्या है, इस सेक्शन 115 का ऑब्जेक्ट क्या है। इस ऑब्जेक्ट को डील करते हुए दो लीडिंग केसेस आपके सामने रखेंगे। पहली केस पांडुरंग जी की होगी मारुति के साथ, जिसमें जस्टिस शाह बैठेंगे, और जस्टिस गजेंद्र गढ़कर मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लन के केस को एनालिसिस करेंगे। इसके बाद कौन व्यक्ति होगा जो कि फाइल कर सकता है रिवीजन की एप्लीकेशन, क्या हाईकोर्ट स्व मोटो भी रिवीजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद बात आएगी कि आखिर वो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनको फुलफिल होना होगा रिवीजन के जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करने के पहले। फिर इसके बाद ये बात निकल के आएगी कि आखिर रिवीजन के फाइल करने के बाद प्रोसेस क्या होंगे, और सबसे बाद में कि रिवीजनल पावर जो हाईकोर्ट का है और जो पावर उन्हें सुपरिटेंडेंस करने का आर्टिकल 227 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसमें अंतर क्या है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है रिवीजन सीपीसी। सेक्शन 115 सीपीसी डिस्कस करती है रिवीजन को। अगर इसकी ऑक्सफोर्ड मीनिंग को देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है द एक्शन ऑफ रिवाइजिंग स्पेशली क्रिटिकल और केयरफुल एग्जामिनेशन और पेरूजल विथ ए व्यू टू करेक्टिंग और इंप्रूविंग। अगर इस मीनिंग से निकालें, अगर इस मीनिंग को ही एनालिसिस करें, तो यहां सीधी एक बात निकल के आती है कि यहां उद्देश्य होगा करेक्ट करने का, यहां उद्देश्य होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट की किसी गलती को इंप्रूव करने का। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा की गई हर गलती को, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड हो, वो आप कहिए कि इशू के फ्रेमिंग में गलती कर चुके हों, किसी केस के एनालिसिस को लेके गलती हो, किसी केस के फैक्चुअल सेंटर पॉइंट को निकालने में गलती हो, उनके लॉ के इंटरप्रिटेशन में उन्होंने गलती की हो, क्या ये सारी गलतियां आप रिवीजनल पावर का इस्तेमाल करके सुधार सकते हैं? तो इसका उत्तर सेक्शन 115 निगेटिवली देता है, कहता है ऐसा आप नहीं कर सकते। सेक्शन 115 को अगर हम देखें तो सेक्शन 115 क्लॉज 1 ये कहता है कि हाई कोर्ट may recall the record from the subordinate court or on the application of any aggrieved person। किसी व्यक्तिगत पक्षकार के आवेदन पर या हाई कोर्ट स्व मोटो भी किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी केस के रिकॉर्ड मंगा सकता है। कब? जब हाई कोर्ट को यह समाधान हो जाए, हाई कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शनल जो कैपेसिटी दी गई है, जो जुरिडिक्शन उनको दिया गया है, वो टेरिटोरियल भी हो सकता है, वो पेक्यूनरी भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन भी हो सकता है, वो ओरिजिनल और अपीलांट जुरिडिक्शन भी हो सकता है, या काम करने का जो एक लीगल प्रोसेस उनको बताया गया है, अगर इस जुरिडिक्शनल बैकग्राउंड का उन्होंने वायलेशन किया है। कैसा वायलेशन? जो जुरिडिक्शन उनको नहीं दी गई है उन्होंने उस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल किया है, जो जुरिडिक्शन उनको दी गई है उसका इस्तेमाल करने में वो विफल रहे हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया उसका इस्तेमाल करने से, या जो जुरिडिक्शनल पावर उनको दी गई है उसके इस्तेमाल करने में इलीगैलिटी हुई है या मटेरियल इर्रेगुलरिटी की गई है। सिर्फ इन्हीं और इन्हीं हालात पे हाई कोर्ट रिवीजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चाहे वो गलती किसी भी तरह के फैक्ट की हो
या गलती लॉ की ही क्यों ना हो, उसमें हाई कोर्ट इंटरफियर नहीं करेंगे। यहां पर प्रोविजो जोड़ा गया है क्लॉज 1 के साथ, जो इस बात को और एक्सप्लेन कर देता है कि हाई कोर्ट किसी भी रिविजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट के दिए गए ऑर्डर में तब तक कोई भी फेरफार नहीं करेंगे जब तक वो ये सेटिस्फाई न हो जाए कि अगर इस रिविजनल गलती को अगर इस जुरिडिक्शनल गलती को न किया गया होता तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट ही सॉर्ट आउट हो जाता, सुलझ जाता, और ऐसा सुलझना एप्लीकेंट के फेवर में जा रहा है। बात उठती है कि क्या हाई कोर्ट के सामने आपने रिविजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल के लिए एप्लीकेशन दे दी तो क्या निचली कोर्ट में चल रहा प्रोसेस स्टे कर जाएगा? इसका भी जवाब सेक्शन 115 देता है कि ऐसा नहीं होगा। निचली सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा प्रोसेस तब तक स्टे नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट स्पष्टतः उस प्रोसेस के लिए स्टे ऑर्डर इशू नहीं करते हैं। इस सेक्शन 115 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई 1976 में, उस बात को लेकर आगे आएंगे। अब आखिर सेक्शन 115 बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्शन 115 के ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए दो बड़े लीडिंग और हिस्टोरिकल केस हुए। पहला केस आई पांडुरंग वर्सेस मारुति। इस केस में बैठे जस्टिस शॉ। जस्टिस शॉ ने यहां डिस्कस किया कि सीपीसी 115 की जो पावर हाई कोर्ट को दी गई है यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। हाई कोर्ट को पावर अपील की भी दी गई है, लेकिन अपील जिन मामलों में नहीं हो सकती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के वो सारे डिसीजन जहां पर अपील नहीं हो सकती है, उन मामलों में रिवीजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल हाई कोर्ट करेंगी। लेकिन ये हाई कोर्ट की रिवीजनल जुरिडिक्शन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम किया है। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपने जुरिडिक्शन में रहकर काम कर रही हैं, उनका जो ऑर्डर है वो उनके जुरिडिक्शन के परव्यू में है, तो भले ही वो ऑर्डर कितना भी गलत क्यों ना हो, भले ही उन्हें फैक्ट की एनालिसिस में ब्लंडर क्यों ना हो गई हो, भले लॉ के इंटरप्रिटेशन में उनसे गलती हो गई हो, उन्होंने हाई कोर्ट से इतर कोई और इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कर ली हो, इन सारी कंडीशन में अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिडिक्शन में काम कर रही है तो हाई कोर्ट रिवीजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इसका मतलब जस्टिस शॉ यहां स्पष्टता कहते हैं कि सिर्फ 3 ऐसी सर्कमस्टांसेस देखनी है। अगर इन 3 सर्कमस्टांसेस में से कोई पूरी होंगी तभी हाई कोर्ट रिवीजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, जो जुरिडिक्शन सबऑर्डिनेट कोर्ट को दी गई है उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 2, जो कैपेसिटी उनको नहीं दी गई है, जो जुरिडिक्शन उनको नहीं दिया है, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। और नंबर 3, जो जुरिडिक्शन उनको दी गई है उस प्रोसेस को इस्तेमाल करने में उन्होंने इलीगैलिटी की है या मटेरियल इर्रेगुलरिटी हुई है। सिर्फ यही 3 कंडीशंस होंगी, 3 सर्कमस्टांसेस होंगी जबकि हाई कोर्ट रिवीजनल जुरिडिक्शन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद केस आती है मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लन की। यह इस टॉपिक पे सबसे लीडिंग केस है। पूरे रिवीजन को एक्सप्लेन किया गया है इस केस में। यहां जस्टिस गजेंद्र गढ़कर बैठे हुए। जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लन के केस में एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 115
अगर स्टार्टिंग को पढ़ें तो वो कंडीशंस की बात करता है सेक्शन 115 के एप्लीकेशन की। क्या कंडीशन है? देयर मस्ट बी ए डिसीजन, देयर मस्ट बी ए केस डिसाइडेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट। केस डिसाइडेड जो फ्रेज है इसमें आगे विवाद भी है जिसको मेजर ढिल्लन डील करेंगे और एक और केस में इसको आगे स्पष्ट किया गया। लेकिन अगर कंडीशन को देखें तो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किसी केस में डिसीजन आना चाहिए, वेयर नो अपील शैल लाई, जिसमें अपील नहीं हो सकती। फिर गजेंद्र गढ़कर जी कहते हैं बट दिस पावर कैन बी यूटिलाइज ओनली दीज सर्कमस्टांसेस, लेकिन ये पावर सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल की जाएगी। कौन कौन सी? नंबर 1, वेयर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंजॉयज सच जुरिडिक्शन व्हिच इज नॉट वेस्टेड इन देम। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी ऐसे जुरिडिक्शनल पावर का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं दी गई। नंबर 2, वेयर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिनाई टू एंटरटेन द जुरिडिक्शन व्हिच इज वेस्टेड इन देम। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसे जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करने में भूल की, उसको नहीं किया जो उनको दी गई है। और नंबर 3, वेयर इलीगैलिटी और द मटेरियल इर्रेगुलरिटी इन यूजिंग द जुरिडिक्शनल पावर फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जुरिडिक्शनल पावर का इस्तेमाल करने में इलीगैलिटी और मटेरियल इर्रेगुलरिटी बरती है, तभी इन तीन में से किसी हालात में, इन तीन में से किसी कंडीशन के पूरा सर्कमस्टांसेस में ही आप जुरिडिक्शनल पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे रिवीजन का। यह बात गजेंद्र गढ़कर ने मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लन के लीडिंग केस में बताई। अब बात उठती है कि रिवीजन के लिए कौन एप्लीकेशन देगा? रिवीजन के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर से जो पार्टी एग्रीव समझेगी खुद को, वो एप्लीकेशन देगी। कितने दिन के अंदर देगी? ऑर्डर देने से 90 डेज का समय लिमिटेशन पीरियड के रूप में यहां दिया गया। हाई कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट रिविजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल सुओ मोटो भी कर सकती हैं। मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास भी कैपेसिटी पावर दी गई है कि वो उन मामलों में, उन ऑर्डर्स के खिलाफ, उन डिसीजंस के खिलाफ जिसमें अपील नहीं होती, रिवीजन एप्लीकेशन दे सकते हैं हाई कोर्ट में। या हाई कोर्ट अपने रिविजनल जुरिडिक्शन का इस्तेमाल सुओ मोटो भी कर सकता है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिनका फुलफिल होना जरूरी होगा रिविजनल पावर का इस्तेमाल करने के। वो कंडीशंस हैं, नंबर 1, देयर मस्ट बी केस डिसाइडेड। ये केस डिसाइडेड जो फ्रेज यूज किया गया है, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन सीपीसी में नहीं दी गई। अगर हम केस के इंटरप्रिटेशन को देखें तो केस डिसाइडेड के इंटरप्रिटेशन को लेकर हाई कोर्ट्स में बहुत विवाद रहा। क्या विवाद? विवाद यह रहा कि अगर आप केस डिसाइडेड को लिटरल इंटरप्रिटेशन की तरह से देखेंगे, लिटरली इंटरप्रेट करेंगे, तो इसकी मीनिंग निकल के आएगी कि जब कोई मुकदमा पूरी तरह से निस्तारित कर दिया जाए तभी वो केस डिसाइडेड माना जाएगा। लेकिन यहां बहुत बड़े इनजस्टिस होने की संभावना है। कैसे? एक मुकदमे के प्रोसेस के दौरान मान लीजिए कि लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई एक ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया जो उसके जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। अब उस ऐसे ऑर्डर के खिलाफ जो कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, आप रिवीजन तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक कि वो केस पूरी तरह से निस्तारित न कर दिया जाए। तो इससे बहुत ज्यादा अन्याय की संभावना है। इन सारे विवादों को वहीं दूसरी ओर दूसरी हाई कोर्ट्स का यह कह रहा था, कुछ हाई कोर्ट्स का यह कहना था कि ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि पार्टीज के बीच में किसी डिस्प्यूट को, किसी इशू को रिजॉल्व करके किया गया है, उसे भी केस डिसाइडेड फ्रेज में पढ़ा जाएगा। इन सारी एम्बिग्यूटी को सुप्रीम कोर्ट ने
मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लन के केस में रिजॉल्व कर दिया और इसे रीअफर्म किया, इसे रिकन्फर्म कर दिया बलदेव दास वर्सेस फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर 1969 सुप्रीम कोर्ट में। यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि केस डिसाइडेड फ्रेज को हम लिटरली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम इसमें गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। और उनका यह मानना है कि लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सिविल केस की प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई ऐसा ऑर्डर दिया, चाहे भले ही वो इंटरलॉक्यूटरी ही क्यों ना हो, चाहे भले ही वो इंटरिम ही क्यों ना हो, जिस ऑर्डर को देने में अगर उन्होंने या तो उस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं दी गई, या उनको दिए गए जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करने में वो विफल रहे, या उस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करने में उन्होंने इलीगैलिटी की या मटेरियली वो इर्रेगुलर रहे, तो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी उस इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ, उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ भी आप रिवीजनल पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट में करा सकते हैं, आप रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी रिपोर्ट आई, जिसमें यह कहा गया कि सेक्शन 115 में अमेंडमेंट होना चाहिए और केस डिसाइडेड, ये जो फ्रेज है इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। 1976 में सेक्शन 115 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई। वो एक्सप्लेनेशन साफ साफ ये बात बताती है कि केस डिसाइडेड जो फ्रेज सेक्शन 115 में यूज की गई है उसमें वो सारी चीजें आएंगी, वो सारे मामले आ जाएंगे, या कह लीजिए कि वो सारी कंडीशंस को कवर कर लेंगी जहां पर पार्टीज के बीच में किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है। अगर सामान्य भाषा में कहें तो मुकदमे के चलने के दौरान पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं, इनमें से किसी को भी रिजॉल्व करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया, अगर अपना ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर में जुरिडिक्शन को लेकर अगर कोई गलती है, तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ भी आप रिवीजनल पावर का इस्तेमाल करा सकते हैं हाई कोर्ट से। यह बात हुई केस डिसाइडेड को लेकर। दूसरी बात, नंबर सेकंड जो कंडीशन है, द केस मस्ट बी डिसाइडेड बाय ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट कहने का मतलब उस हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट से, जो हाई कोर्ट रिवीजनल पावर का इस्तेमाल कर रही है उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट होनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न वाइवा में पूछा जाता है, पीसीएसजे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या हाई कोर्ट में जो एक सिंगल जज की बेंच होती है उसके ऑर्डर के खिलाफ भी रिवीजनल पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट कर सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। हाई कोर्ट की जो सिंगल जज की बेंच होती है वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट नहीं मानी जाती, और वो सबऑर्डिनेट नहीं है इसलिए उनके दिए गए ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट रिवीजनल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तीसरी कंडीशन आती है, ऑल सच डिसीजंस वेयर नो अपील शैल लाई। ऐसे उन्हीं मामलों में ही रिवीजनल पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट करेंगी जिन मामलों में अपील नहीं की जा सकती है। इस बात को सेक्शन 115 क्लॉज 2 और स्पष्ट कर देती है। सेक्शन 115 क्लॉज 2 का कहना है
कि ऐसे किसी भी मामले में जहां अपील आइदर हाई कोर्ट में हो सकती है या हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो सकती है, ऐसे उन सारे मामलों में जहां अपील होनी संभव है वहां हाई कोर्ट रिवीजन पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चौथी जो कंडीशन आती है वो सर्कमस्टांसेस के बारे में बताती है। और सर्कमस्टांसेस क्या है? In the order of subordinate court, in the decision of subordinate court, there must be jurisdictional error. Jurisdictional error कहने का मतलब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के दिए गए डिसीजन में जुरिडिक्शन से संबंधित गलती होनी चाहिए। अब कौन कौन से ईरर हैं जुरिडिक्शनल ईरर के रूप में? तो यहां 3 ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं। नंबर 1, पहली जो सर्कमस्टांसेस है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल कर लिया जो उनको मिली ही नहीं थी, जो उनको दी ही नहीं गई थी। जैसे अब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस मुकदमे को इंटरटेन कर लिया जिसको इंटरटेन करने की पेक्युलरी जुरिडिक्शन उनके पास नहीं थी, या उस मुकदमे को इंटरटेन कर लिया जिस मुकदमे की सब्जेक्ट मैटर जो प्रॉपर्टी थी वो उनके टेरिटरी के बाहर थी, या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस अपील को इंटरटेन कर लिया जिस अपील को इंटरटेन करने का जुरिडिक्शन उनको नहीं दिया गया था, या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऐसा इंटरिम ऑर्डर इशू कर दिया बिना प्राइमा फेसाई केस को सेटिस्फाई किए। इंटरिम ऑर्डर ऑर्डर 39 में दिया जाता है। वहां यह बात रखी गई कि ऑर्डर 39 में इंटरिम ऑर्डर तभी इशू किए जाएंगे जब एप्लीकेंट के फेवर में प्राइमा फेसाई केस कोर्ट को सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देगी। तो प्राइमा फेसाई केस सेटिस्फाई हुई ही नहीं और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर इशू कर दिए। तो इन सारे मामलों में यह माना जाएगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं दी गई थी, और ऐसे जुरिडिक्शनल एरर के लिए रिवीजन किया जा सकेगा। नंबर 2 जो कंडीशन आती है, जो सर्कमस्टांसेस है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट फेल्ड टू एक्सरसाइज वेस्टेड जुरिडिक्शन। जो जुरिडिक्शन उनको दी गई है उसका इस्तेमाल करने में सबऑर्डिनेट कोर्ट फेल हुए हैं। जैसे पिछले लेक्चर में जिसमें हमने आपको काउंटर क्लेम के बारे में बताया, वहां यह बात स्पष्ट की कि काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन पे कोर्ट अपना डिसीजन देगी, प्रोसेस आगे ले चलेगी, भले ही मेन प्लेंट जो है वो डिसमिस हो गया हो। अब मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट ने काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि मेन प्लेंट डिसमिस हो चुका है। तो इसका मतलब कि यहां पर उनके पास जुरिडिक्शन थी लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरे एग्जांपल देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस आदमी को जिसका नाम डिपोनेंट के रूप में, विटनेस के रूप में पेपर्स में आया हुआ है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाने से इनकार कर दिया हो, तो भी यह माना जाएगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जो उनको दी गई थी। अब तीसरी सर्कमस्टांसेस हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उसको दी गई जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करने में इलीगैलिटी की हो या मटेरियल इर्रेगुलरिटी की हो। अब यहां पर 2 मुकदमे आते हैं। पहला मुकदमा है केशरदेव वर्सेस राधा किशन का। केशरदेव वर्सेस राधा किशन का। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम इलीगैलिटी की जब बात कर रहे हैं, जब मटेरियल इर्रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकल पॉइंट दिया गया डिसीजन नहीं है,
आप डिसीजन तक पहुंचे, किस पॉइंट को लेके पहुंचे, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इलीगैलिटी और मटेरियल इरेगुलरिटी वहां देखेंगे कि आप इस डिसीजन तक किस प्रोसेस का इस्तेमाल करके पहुंचे। अगर आपने प्रोसेस की गलती की है, अगर प्रोसेस में कहीं कुछ ऐसा गलत किया है आपने जो आपको नहीं करना चाहिए था, या उस प्रोसेस के जरिए आप उस पॉइंट तक आए हैं जिस प्रोसेस को आपको करने से रोका गया था, तभी हम ये कहेंगे कि यहां आपने इलीगैलिटी की है या मटेरियली आप इर्रेगुलर हैं। इस डिसीजन को केशरदेव वर्सेस राधा किशन के केस को रीअफर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने राजा अमीर हसन खान वर्सेस शेव बख्श सिंह। यह शेव बख्श सिंह वाली केस प्रिवी काउंसिल की है, जिसको कि रीअफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने केशरदेव वर्सेस राधा किशन के केस में। प्रिवी काउंसिल ने भी यह बात कही थी कि जब तक आपका प्रोसेस यहां पर चेक किया जाएगा, थर्ड सर्कमस्टांस में मेन जो फोकल पॉइंट होगा वो होगा आपने किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया। अब इसको कुछ उदाहरण से देखिए। मान लीजिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने वो रेमेडी दिला दी जिस रेमेडी का प्रेयर ही पार्टी ने नहीं किया। सिविल का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जितनी रेमेडी कोर्ट से मांगेंगे, कोर्ट मैक्सिमम उतनी ही रेमेडी आपको दिलाएगा। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ ऐसी रेमेडी आपको दे दी जिसकी की डिमांड ही आपने नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोसेस में इलीगैलिटी की है या मटेरियली वो इर्रेगुलर है। दूसरे उदाहरण देखिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस एविडेंस की ओर ध्यान ही नहीं दिया जो एविडेंस एडमिसिबल भी था, रिलेवेंसी भी थी उसकी, वो एडमिसिबल भी था, उसको उन्होंने नहीं माना। या किसी ऐसे एविडेंस पे सेंट्रलाइज कर गए जिसको कि एडमिसिबिलिटी नहीं थी। अगर इस तरीके की कोई भी गलती सबऑर्डिनेट कोर्ट ने की है तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने अपने जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करने में इलीगैलिटी की है या मटेरियली वो इर्रेगुलर रहे। ये बात सर्कमस्टांसेस के लिए रही। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रिवीजन की एप्लीकेशन क्या कोई विशेष मॉडल है? आखिर इसके लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल होगा? तो यहां पर एग्रीव्ड पार्टी सबऑर्डिनेट कोर्ट के दिए गए उस ऑर्डर डिसीजन से जिससे वो एग्रीव्ड हुई है, 90 डेज के अंदर हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लेके जाएगी। ये एप्लीकेशन उसी तरह से तैयार की जाएगी जैसे अपील तैयार होती है। यहां सिर्फ उन बातों को हाईलाइट करना होगा कि ऐसी इन तीन में से कौन सी सर्कमस्टांसेस उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन या ऑर्डर में दिखाई देती है। मतलब जो जुरिडिक्शन उनको दी गई उसका नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, जो नहीं दी गई जुरिडिक्शन उसका इस्तेमाल कर लिया, या इस्तेमाल करने में इलीगैलिटी या मटेरियल इर्रेगुलरिटी उन्होंने बरती। रिवीजन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो डिसीजन दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा वो मेरिट पे दिया जाएगा। मतलब टेक्निकल ग्राउंड पर अब उस रिवीजन को आप डिसमिस नहीं करेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि हाई कोर्ट को जो रिवीजन का पावर सेक्शन 115 सीपीसी दे रही है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 227 जो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे सुपरिटेंडेंस का पावर हाई कोर्ट को देती हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों ही पावर अलग अलग हैं। जैसे 115 सीपीसी के रिवीजन शक्ति का जो इस्तेमाल हाई कोर्ट को दिया गया है, ये एक स्टैट्यूटरी पावर है जिसको आप अमेंड करके कम भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 को देखें तो उसको डिलीट करना इतना आसान नहीं है, उसे आप हाई कोर्ट से नहीं हटा सकते हैं। नंबर सेकंड, सेक्शन 115 के रिवीजनल जुरिडिक्शन का, रिवीजनल पावर का जो दिया गया हाई कोर्ट को है, उसका फोकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शनल गलती होगी। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिडिक्शन में रहकर काम की हैं तो भले उनसे फैक्ट की, लॉ के इंटरप्रिटेशन की कितनी भी भयानक गलती क्यों ना हो जाए, हाई कोर्ट रिवीजनल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आर्टिकल 227 को अगर हम देखें तो वहां सबऑर्डिनेट कोर्ट से संबंधित किसी भी तरह की गलती को, उनके प्रोसेस को, उसके कार्य करने की प्रणाली को, किसी भी तरीके की चीजों को, इररेगुलरिटी को, गलतियों को हाई कोर्ट सुपरिटेंडेंस पावर का इस्तेमाल करके चेक कर सकती हैं। तो यह अंतर है सेक्शन 115 सीपीसी में और आर्टिकल 227 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या रिवीजनल जुरिडिक्शन का जो इस्तेमाल हाई कोर्ट करती है यह मैंडेमस की तरह है, सरसोराई के रिट की तरह है, या प्रोहिबिशन के रिट की तरह है? तो इसका भी उत्तर नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 115 का, फिर से आपको कहता हूं, फोकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शनल गलतियां होंगी। जबकि अगर आप मैंडेमस की रिट को देखें तो वो किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ दी जा सकती है, वो काम के लिए जो उनको करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं, या ऐसा आदेश वो कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन और सरसोराई की अगर रिट देखें तो ये एक कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ इशू करती हैं जहां पर नीचे चल रही प्रोसेस में मिस्टेक हो। लेकिन सेक्शन 115 जिस गलती को ढूंढने की बात कर रहा है, जिस गलती के होने पर आप हाई कोर्ट के रिवीजन पावर को यूज किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शनल गलती ही है। अगर जुरिडिक्शन से रिलेटेड कहीं कोई मिस्टेक नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर में, तब हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन पावर का इस्तेमाल नहीं करें। इतनी बातें रिवीजन को लेकर मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं रिवीजन को समझाने में सफल हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपकी लाइक चाहूंगा, आपका सब्सक्रिप्शन चाहूंगा, और इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं और अपना कैरियर जुडिशियल ऑफिसर के रूप में, एक रिनाउंड लर्नेड लॉयर के रूप में, या एक लॉ प्रोफेसर के रूप में बनाने की सोच रहे हैं। अगला लेक्चर एक अलग टॉपिक को लेकर होगा। जनरली हम ये देखते हैं कि किसी भी मुकदमे में प्लांटिफ का इंटरेस्ट होता है, प्लांटिफ किसी बातों को, किन्हीं रेमेडीज को क्लेम करता है डिफेंडेंट के खिलाफ। लेकिन अगले लेक्चर में एक अलग तरीके के सूट की बात करेंगे जहां प्लांटिफ का उस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। झगड़ा डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में चल रहा है। ऐसे केस को कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। इसको लेकर अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।